बच्चों मैं इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के छात्रों के सोशल साइंस के हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से कुल मिलाकर के 60 विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आप सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके सोशल साइंस के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसके सभी 60 विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। और बच्चों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया वो है कि कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया किसकी कृति है। ये जो हम लोग देख रहे हैं कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया किसकी कृति है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया फ्रेडरिक सारियू, बी में एड्रियास रेबनन और सी में अंसर्ट रेनन और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये फ्रेडरिक सारियू, जो फ्रांस का एक चित्रकार था और उन्होंने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो गया फ्रेडरिक सारियू। और बच्चों ये जो आपका शब्द दिया गया है कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ होता है एक ऐसे समाज की कल्पना जिसका लगभग साकार होना असंभव होता है, तो उसे यूटोपिया या फिर कल्पनादर्श कहा जाता है। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1860 में, 1870 में, 1871 या फिर 1881 में। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार आपका सही उत्तर होगा 1871। लेकिन आप लोगों का जो क्लास 10 का बुक है उसमें आप लोगों का दिया गया है कि इटली का जो एकीकरण है वो 1861 ईस्वी में हुआ था। तो अगर आप लोगों के ऑप्शन में 1861 रहेगा तो यही शुद्ध होगा, सही होगा, ठीक है। बाकी जो कंपटीशन वगैरह में हम लोग देखते हैं तो उसमें 1861-71 रहता है, लेकिन पूरी संभावना है कि दोनों ऑप्शन आप लोगों का एक साथ नहीं रहेगा, तो दोनों में जो रहेगा वही आपका सही होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए यही सर्वोत्तम है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपके लिए जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? हम लोगों का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है किताब में देखे होंगे तो वहां पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, फ्रांस का, रूस का, इटली का या जर्मनी का। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा फ्रांस का। और वहीं पर जर्मनी का जो राष्ट्रवाद की प्रतीक थी उसका क्या नाम था? जर्मेनिया था, ठीक है। दो चीज हम लोगों ने याद कर लिया, फ्रांस का मारियान और जर्मनी का जर्मेनिया, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि राष्ट्र क्या है। ये जो हम लोग देख रहे हैं राष्ट्र क्या है नामक निबंध किसने लिखा, ये एक निबंध का नाम है। तो इसके रचनाकार कौन है? रोबेस्पियर, विलियम जेम्स, अंसर्ट रेनन या फिर नेपोलियन। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंसर्ट रेनन, जो फ्रांस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपके लिए जो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वो आपका दिया गया है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन जो है वाटरलू का जो युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी, तो उसी वर्ष आपका वियना सम्मेलन भी हुआ था, यानी कि 1815 ईस्वी में, जिसके तहत नेपोलियन बोनापार्ट में जो परिवर्तन किए थे उन परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया था और पुराने राजवंशों को पुनः जो है स्थापित किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचवें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों छठा प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। ये जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, तो इसका नेतृत्व या फिर मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख ने या फिर काबूर ने या फिर जोसेपे मैत्सिनी ने या फिर गैरीबाल्डी ने। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये मेटरनिख ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो हम लोग देखें वियना सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिख ने किया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, वो आपका पूछा गया कि ड्यूक मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। अभी मैंने इसका उत्तर आप लोगों को बताया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया का। इसके बाद आठवां प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में,
तो वह किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इसमें दिया गया क्रीमिया का युद्ध, सेडावो का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। इसके बाद आप लोगों का जो 9वां प्रश्न पूछा गया है, वो 9वां प्रश्न है कि यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका उत्तर अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, जिसका सही उत्तर होगा मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका बच्चों 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? ये क्लास 9 में भी हम लोगों ने पढ़ा है, जिसका सही उत्तर होगा 1789 ईस्वी, जिस समय वहां पर लुई 16वां शासक था, जो बुर्बो राजवंश का राजा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपके लिए जो अगला यानी कि 11वां प्रश्न है, वो 11वां प्रश्न आपका पूछा गया है कि ड्यूक मेटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया है? ये जो हम लोग देखें, ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो उसने हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु किसे बताया है? काबूर को, गैरिबाल्डी को, नेपोलियन को, या फिर जोसेपे मैत्सिनी को? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोसेपे मैत्सिनी को, जो इटली का एक क्रांतिकारी था। तो ऑप्शन पूछता है कि जोसेपे मैत्सिनी कौन था? तो ये जो जोसेपे मैत्सिनी, जिसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था जेनेवा में, तो उसी को जो है ये क्या कह रहा है कि ये जो है हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु था, है ना? तो इस तरह से इसको कहा गया है, जोसेपे मैत्सिनी को। इसका बच्चों 12वां प्रश्न है कि फ्रांस में नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था? तो फ्रांस में नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, जिस समय फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बना था। ठीक है, नेपोलियन कोड, नेपोलियन बोनापार्ट 1804, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपके लिए जो 13वां प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न, वो आपका पूछा गया कि किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1860, 1870, 1871, 1881। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871। इसी वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, इसका 14वां प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटोवान बिस्मार्क को, काइजर विलियम प्रथम को, हिटलर को, या फिर मैत्सिनी को? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो ऑटोवान बिस्मार्क को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो आपके लिए जो 15वां प्रश्न है वो पूछा गया है कि किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि, या कुस्तुनतुनिया की संधि? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुस्तुनतुनिया की संधि। इसी संधि के द्वारा जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832, 1833, 1848 या 1849? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी। और बच्चों ये जो यूनान है ये स्वतंत्र कब हुआ? आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यूनान स्वतंत्र कब हुआ। इसके बाद आप लोगों का जो 17वां प्रश्न है वो आपका पूछा गया कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी और उसको दुश्मनों ने पकड़ करके सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया था, जहां पर 6 वर्षों के बाद यानी कि 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी बीमारी से। ठीक है, इसका बच्चों 18वां प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना मैत्सिनी ने कब किया? 1833, 1821, 1830 या 1832? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 1833 ईस्वी। ठीक है, और ये जो यंग यूरोप की स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? 1833 में। आप लोग किताब में पढ़े हैं, बर्न इत्यादि जो पढ़े हैं, तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा। और साथ ही साथ इसमें जो है यंग इटली की भी स्थापना मैत्सिनी ने ही किया था। जो इटली आप लोगों का जो है इटली का एक जो है
गुप्त संगठन था, ठीक है, यंग यूरोप और यंग इटली। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि फ्रेडरिक सारियो फ्रांस का क्या था। फ्रेडरिक सारियो जो है फ्रांस का एक चित्रकार था जिन्होंने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और साथ ही साथ यूटोपिया या फिर कल्पना दर्श के रचनाकार भी था, ठीक है। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि अंसर्ट रेनन फ्रांस का क्या था। तो अंसर्ट रेनन जो है फ्रांस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था जिन्होंने एक निबंध लिखा था राष्ट्र क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक बहुत ही अच्छे ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है, समझ लिया है और याद भी करते जा रहे हैं। और बच्चों अगर एक बार में आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर याद नहीं होता है तो आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, इसको खत्म करने के बाद। इसके बाद आगे बढ़े तो 21वां प्रश्न है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1810 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 1810 ईस्वी में। इसका 22वां प्रश्न है कि जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक क्या था। अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है कि मारियान जो है फ्रांस का राष्ट्र प्रतीक था और वहीं पर जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक था उसका नाम था जर्मेनिया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपके लिए जो 23वां प्रश्न है वो पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने या गैरीबाल्डी ने। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये बिस्मार्क ने। इसका 24वां प्रश्न है कि जोल्वेराइन कब स्थापित हुआ। ये जो है एक व्यापारिक संघ था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। 1734 में, 1751 में, 1834 में या फिर 1841 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों का जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका सही होगा 1834 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर वाला क्वेश्चन, तो उसमें आपका पूछा गया है कि कार्बोनारी जो कार्बोनरी संगठन है तो इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था। 1832, 1815, 1810 या फिर 1831 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी। इसके बाद 26वां प्रश्न है कि फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में, जिसके तहत फ्रांस में जो पुराने राजवंश था उसको फिर से लाया गया था, यानी कि लुई 16वां का जो राज था ना, तो उसके पूर्वजों को फिर से गद्दी पर बैठाया गया था। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा आपका बुर्बो राजवंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 27वां प्रश्न है वो आपका पूछा गया है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया, डायट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी, जिसका स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद 28वां प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसके खिलाफ में कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या पर्सा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपके लिए जो 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न पूछा गया है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। ये जो हम लोग देखें काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर, यानी कि चांसलर के पद पर। इसके बाद 30वां प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये जो गैरीबाल्डी है जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो ये भी उसमें एक सिपाही था, यानी कि कहा जाए तो नेतृत्व करता था। तो पेशे से क्या था, तो आपका जो है सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो वो जो है नाविक था। नाविक का मतलब नाव चलाने वाला, ठीक है, नाव का चालक था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर में कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये आपका किया गया था लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क, किसके द्वारा।
तो ये किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ठीक है, जर्मन राइन राइज का निर्माण इसने किया था। इसके बाद 32वां प्रश्न है कि जोल्वेराइन कैसी संस्था थी? जोल्वेराइन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी एवं सामंतों की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। ठीक है, तो इस तरह से 32 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, और आप लोग याद भी करते जाइएगा और हो सके तो नोट भी कर सकते हैं। इसका 33वां प्रश्न है कि गॉड सेव आवर नोबल किंग किसका राष्ट्रीय गान है? हम लोग का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है कि नहीं, जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गॉड सेव आवर नोबल किंग ये किस देश का राष्ट्रगान है? फ्रांस का, जर्मनी का, ग्रेट ब्रिटेन का या फिर इटली का? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, 34वां प्रश्न की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870 या 1871? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 35वां प्रश्न पूछा गया है वो आपका पूछा गया कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1820, 1821, 1822, 1823? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी। ठीक है, नेपल्स की क्रांति 1821। 36वां प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर दिया गया निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य और संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ये होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा देखिएगा कि इसका सही उत्तर कहीं डी तो नहीं है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर आप लोग सही कमेंट किए तो ठीक है, नहीं तो इसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे। ये जो आप लोगों के हिस्से मैंने छोड़ दिया, ठीक है, आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, वो आपका पूछा गया है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? 1835, 1832, 1842 या फिर 1823 में? तो बच्चों ये जो हुआ था 1832 ईस्वी में, जब कुस्तुनतुनिया की संधि की गई थी। इसके बाद 38वां प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? हम लोग जानते हैं पूरे विश्व में, पूरा ब्रह्मांड में 7 महादेश हैं। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साथ ही साथ अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आप लोगों का जो है कुल मिलाकर के 7 महादेश हैं। तो उसमें जो आपका इटली और जर्मनी है यूरोप के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। और हम लोग किस में आते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम लोग किस महादेश में रहते हैं? दुनिया के सबसे बड़े महादेश में, है कि नहीं, ब्रह्मांड के सबसे बड़े महादेश में। तो वो कौन सा महादेश है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए नीचे। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? जर्मनी का जो संसद था उसका नाम स्टेट जनरल था, तो उसके नाम को बाद में बदल दिया गया था। तो उसके नाम को बदल करके क्या रखा गया था? कांग्रेस, कैबिनेट, नेशनल असेंबली या संसद? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल असेंबली। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर में प्रश्न है कि 1804 की नागरिक संहिता का निर्माण किसने किया? 1804 ईस्वी में फ्रांस में जो संहिता लागू की गई थी उसका निर्माण किसने किया? लुई 16वां, नेपोलियन, लेनिन या फिर बिस्मार्क ने? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 1804 में ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। तो इसने जो संहिता बनाई थी उसे लागू किया गया था 1804 में, जिसको नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 41वां प्रश्न है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। इसके बाद 42वां प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था?
ये जो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में, तो उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। तो इस तरह से हम लोगों ने 42 प्रश्नों के उत्तर को याद कर लिया है, देख लिया है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? आप लोग देखिए, बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजिनी ने या फिर गैरीबाल्डी ने? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा गैरीबाल्डी, जो जर्मनी के एकीकरण का एक नेतृत्व करता था, गैरीबाल्डी। ठीक है, तो इसने जो है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। इसके बाद 44वां प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप के लोगों के लिए किस देश का जो साहित्य है ज्ञान विज्ञान का स्रोत रहा है? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या फिर इंग्लैंड का? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनान। यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यूनान के साहित्य को जो यूरोप वासियों के लिए जो है ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इसके बाद आपका जो 45वां प्रश्न है वो आपका पूछा गया है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि, जो आपका 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका 46वां प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है क्या था? तो इसमें देखिए दिया हुआ है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क आप लोगों का जो है कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद आप लोगों का जो अगला प्रश्न है 47 नंबर वाला प्रश्न, वो आपका पूछा गया कि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुएल, विलियम प्रथम? कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा विक्टर एमेनुएल। ठीक है, ये आपका सही है। इसके बाद 48 नंबर में प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो आपका था बुर्बो राजवंश का, जिसका शासक लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां इत्यादि लोग हुआ करते थे। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है 49 नंबर में, वो है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, लॉर्ड बायरन। 50 नंबर में आपका प्रश्न है कि जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जो एक व्यापारिक संघ था, तो इसकी स्थापना किसने की थी? पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या फिर फ्रांस ने? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, पर्सा ने। जोल्वेराइन की स्थापना किसने किया? पर्सा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 51 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो आपका दिया गया है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? अभी मैंने इसके उत्तर को आप लोगों को बताया है, जिसका सही उत्तर होगा आपका यूनान को। ठीक है, इसके बाद 52 नंबर में प्रश्न है कि पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुएल या फिर विलियम प्रथम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम प्रथम। और ये कहाँ का शासक था? इसके बारे में ऊपर में मैंने अभी आप लोगों को बताया है, सार्डिनिया पिडमोंट का विक्टर एमेनुएल। ठीक है, इसका उत्तर विलियम प्रथम। इसके बाद आप लोगों का जो अगला प्रश्न है 53 नंबर में, वो आपका पूछा गया है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ये जो है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, जो आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बीवी आई है। और इसके बाद जो 54 नंबर में आपका प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में, तो उसके लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3 या 4?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। 55 नंबर में प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या ऑस्ट्रिया ने? तो इसका सही उत्तर होगा रूस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में आपका दिया गया है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यहां पर ऑप्शन दिया गया पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। कब? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण का मतलब है कि यूरोप के लोगों ने अपने पुराने स्वर्णिम अतीत को पुनर्जागृत करने का जो काम करना शुरू किया था तो उसे पुनर्जागरण कहते हैं। और उसके अंतर्गत जो यूरोप का धर्म था, ईसाई धर्म, तो उसमें जो कुरीतियां आ गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया था धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा। और साथ ही साथ पुनर्जागरण के द्वारा जो पुराना अतीत था यूनानी सभ्यता इत्यादि के समय, तो उसको फिर से जागृत करने का प्रयास किया गया था। तो उसी समय से राष्ट्रवाद की जो है अवधारणा का जन्म माना जाता है। इसका 57 नंबर में प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या फिर यूनान को? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 58 नंबर में, और वो आपका पूछा गया है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें किसी की नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो है 39 राज्यों का एक संघ बनाया था, उसका नाम है राइन संघ। समझ गए? नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की थी जिसमें 39 राज्य थे। 59 नंबर में प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये आपका 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति इसी समय हुआ था, रक्तहीन क्रांति इसी समय हुआ था, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में जो है सत्ता का परिवर्तन किसी खून खराबे के बिना हुआ था, इसीलिए उसको जो है रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। तो उसी समय आपका जो है एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया था, पारित किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने 59 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसके बाद बच्चों आपका जो अंतिम प्रश्न है वो देखिए, बहुत ही शानदार है। और ये प्रश्न है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली का जो एकीकरण हुआ था यानी कि 1871 ईस्वी के समय, तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमैनुएल या फिर विलियम प्रथम? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा वो होगा आपका विलियम प्रथम। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 10 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम 2025 लिखने वाले हैं, तो उसके लिए सोशल साइंस का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उससे कुल मिलाकर के 60 प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर देख लिया। बच्चों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक दनादन ठोकिए, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा एक बार तो फिर से आप लोग एक बार इसे देख लीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी हिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और साथ ही साथ ज्योग्राफी है, सिविक्स है और अर्थशास्त्र इत्यादि है सोशल साइंस का, और वहीं पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है या फिर हिंदी, संस्कृत है। तो हर सब्जेक्ट का वीडियो ठीक इसी तरह से आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को अभी से क्या कहते हैं कि क्लिक करके रख लीजिए। और साथ ही साथ यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू।